प्रदूषण, जिसके लिए कई कारण गिनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और उसे समझने के लिए बस एक शब्द काफी है, उसका नाम है जहर। जो हवा में घुला है, भले ही वो अपने देश की राजधानी दिल्ली के आसमान में दिख रहा हो या फिर जंग के हालात से जूझते गाजा और यूक्रेन के शहर में घुला बारूदी धुआं। जहर के ये रूप सांसों और जिंदगी पर हर लिहाज से भारी हैं। लेकिन तस्वीर में मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं वो थोड़ी अलग तस्वीर है। दिल्ली एनसीआर में AQI 500 की पार है, लेकिन गाजा स्ट्रिप में जहां पर जंग जारी है वहां की AQI 39 है। और इसके साथ ही कीव, जहां पर अभी भी जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच, यूक्रेन की राजधानी कीव में AQI बस और बस 13 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गाजा पट्टी और कीव में प्रदूषण ना हो और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हो? क्या है यह सच? जिस जहरीली हवा को लेकर बेचैन दिल्ली महसूस कर रही है, वो गाजा और कीव में नहीं है। आखिर इस प्रदूषण का पूरा सच क्या है, यह आपको बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए। क्या वजह है कि दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा पोल्यूशन है? हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके यानी कि दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लेकिन यहां एक राहत की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कल के मुकाबले आज हवा थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन यह अभी भी खतरे के निशान के आसपास है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से ताल्लुक रहते हैं या आप यहां रहते हैं, ऑफिस या अपने काम से निकलते हैं, तो इसका सामना भी कर रहे होंगे। बहुत मुमकिन हो सकता है कि आप मास्क लगाकर निकलते होंगे, आपको आंखों में जलन होती होगी, आपको सांस लेने में नाक में भी जलन महसूस होती होगी। मजबूरी है, दफ्तर जाना है, काम पर जाना है, व्यापार पर जाना है, कर भी क्या सकते हैं। वायु प्रदूषण के बढ़ते लेवल के बीच ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य स्थगित करने सहित नियंत्रण उपायों के बावजूद आज सुबह AQI का फिगर 500 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक दिल्ली पंजाबी बाग में पूसा रोहनी, शादीपुर, सोनिया विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, अलीपुर, आनंद विहार, पवाना, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नरेला, नेहरू नगर, प्रतापगंज, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह AQI 400 से 500 के करीब, 350, 400, 500 यही लेवल रहा। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज पहले ही बंद किए जा चुके हैं। नोएडा में भी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, अब ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए। देश आपके हवाले है, पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं, और अगर नहीं मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये जो पूरे चादर छाई हुई है उत्तर भारत में, इसका समाधान निकालें। उनके पास अगर कोई और समाधान है तो उसका समाधान निकाल करके हमें इमरजेंसी मेडिकल से मुक्ति चाहिए, इस प्रदूषण के संकट से मुक्ति चाहिए। अगर मोदी जी के पास, मोदी जी की सरकार के पास, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास अगर कोई और समाधान है तो हमें समाधान चाहिए, और कोई और समाधान नहीं है उनके पास तो आर्टिफिशियल रेन के लिए इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि तुरंत उनको डायरेक्शंस दें, वो जिस भी काम में व्यस्त हों, लेकिन उनको डायरेक्शंस दें कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, नॉर्थ भारत में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है अगर आप उत्तर भारत की बात करें। लेकिन आप देखिए कि इजराइल और हमास के बीच बीते लगभग 1.25 साल से जंग जारी है। 15 महीनों की यह बात है, 14-15 महीने की बात। इजरायली सेना गाजा शहर और लेबनान पर लगातार बमबारी कर रही, खासकर उत्तरी गाजा जहां हमास के ठिकाने हैं, जहां मिसाइल दागे जा रहे हैं। इजराइल के हमले में बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। जब भी कोई बड़ी इमारत बमबारी या रॉकेट के निशाने पर आकर जमींदोज होती है तो उसके आसपास के इलाके में भयंकर प्रदूषण होना चाहिए। इसके बावजूद गाजा शहर की हवा दिल्ली से 10 गुना साफ है।
एक वेबसाइट के मुताबिक जो इलाके युद्ध के सबसे ज्यादा केंद्र में रहे हैं उसमें अश्कलोन, सेड्रोट, अशदोद जैसे कई इलाके शामिल हैं। और ये गाजा पट्टी का AQI आप देखिए, मैं बोलूंगा कि कैम 3 जरा जूम करके दिखाएं। 35 और 39 ये शाम 6 बजे का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या वजह है दिल्ली NCR के इस पोल्यूशन की? ये 35 और 39 ये गाजा स्ट्रिप की आप स्थिति देख रहे हैं। दिल्ली की हवा से 10 गुना ज्यादा साफ हवा और बिल्कुल नॉर्मल हवा। सिर्फ गाजा पट्टी नहीं बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच भी 2 साल से जंग छिड़ी हुई है। यहां भी बारूदी और धुएं के गुब्बार आसमान में देखे जा रहे हैं। यहां के AQI की तस्वीर आप देख लीजिए, 4, 8, 3 ये AQI लेवल। ये कीव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 17, 10, 8 अलग अलग जोन में आप देखिए कि पोल्यूशन का लेवल क्या है वॉर के बावजूद। लेकिन दिल्ली NCR में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वॉर के बावजूद यूक्रेन की राजधानी कीव की तुलना की जाए तो यहां भी प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से सैकड़ों गुना बेहतर है। यही वजह है कि दिल्ली के मुकाबले चाहे गाजा हो, कीव हो, हर जगह की हवा साफ सुथरी और सांस लेने लायक है। वैसे इसका बड़ा कारण देखा जाए तो इन शहरों की भौगोलिक स्थिति भी इसमें खासी मददगार है। तटीय इलाकों से सटे होने के कारण यहां हवा और मौसम में, जिसमें बेवक्त बारिश भी इन शहरों की हवा को साफ करता है और तटीय इलाकों में हवा तेजी से चलती है जिसकी वजह से यहां मौसम साफ रहता है। जबकि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। दिल्ली की समुद्र तट से दूरी अच्छी खासी है। कई औद्योगिक शहरों से घिरे होने की वजह से भी दिल्ली की हवा दूषित है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का शहर लाहौर भी दिल्ली के प्रदूषण में अच्छी खासी भूमिका निभाता है। 5-6 साल पहले तक चीन में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या थी और इतनी थी कि सर्दियों में स्मॉग से आसमान नजर आना बंद हो जाता था, जो इन दिनों आप दिल्ली NCR में हालात देखते होंगे। चीन में कई दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते थे। कई शहरों में वायु प्रदूषण के चलते कई दिनों तक सूरज नजर नहीं आता था। बीजिंग का हर शख्स मास्क पहनकर घूमता था। लेकिन अब चीन में हालात ऐसे नहीं है। दुनिया भर में चीन के वायु प्रदूषण की आलोचना होने लगी थी। जैसे आज बदनामी दिल्ली NCR की पूरी दुनिया में हो रही है, वैसे ही कभी चीन के हालात थे। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने सब कुछ ठीक कैसे कर दिया? तो मैं इसका जवाब आपको देता हूं। दरअसल चीन ने कारखानों को उत्तर चीन और पूर्वी चीन से दूसरे स्थानों पर भेज दिया या फिर बंद कर दिया। बहुत से कारखानों में उत्पादन कम कर दिया गया। कोयले का उपयोग लगभग ना के बराबर कर दिया गया। बेकार वाहनों को, आउटडेटेड वाहनों को सड़कों से हटा दिया गया। इसे बहुत कड़ाई से लागू किया गया। बीजिंग, शंघाई और गुआंगझोंग में सड़क पर कारों की संख्या कम कर दी गई। कोयले से चलने वाले नए प्लांट्स को मंजूरी देनी बंद कर दी गई तो उन्हें बीजिंग और बड़े शहरों से दूर रखा गया। एयर प्यूरिफायर पर जोर देना शुरू किया गया। ताजी हवा के लिए गलियारे बनाए गए जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए, यानी वो इलाके जो कम कार्बन उत्सर्जन करें। औद्योगिक प्रदूषण सबसे ज्यादा, लिहाजा कंट्रोल करने की कोशिश भी उतनी ही ज्यादा की गई। कोयले के इस्तेमाल को आधा से ज्यादा कम करने के लिए कई कोयला खदानें भी बंद कर दी गई और तब जाकर चीन इस प्रदूषण की महामारी से बाहर आ गया। लेकिन हम कैसे आएंगे, कब आएंगे और इसके लिए कितना वक्त और लगेगा, इसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? हमें बस इंतजार करना होगा, लेकिन आवाज उठा सकते हैं, इसलिए आवाज उठाइए। आइए बढ़ते हैं आगे। सांसों पर एक तरफ संकट है तो सियासी संकट भी बहुत जबरदस्त है और सियासी संकट महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर है। यह सियासी संकट उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों के लिए वोटिंग अब से चंद घंटों में शुरू हो जाएगी। झारखंड में जहां दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं, संथाल परगना में चुनाव है, तो महाराष्ट्र में इकलौता चरण में चुनाव है जिसके लिए वोट डाले जाएंगे। जाहिर है सियासी और उससे कहीं ज्यादा आर्थिक तौर पर दोनों राज्य देश के भूगोल और अर्थव्यवस्था में अपनी अहमियत रखते हैं। इस बीच दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने की वजह से कई नेता कई सुर्खियों में हैं। खासकर इन नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों की बात की जाए। हमारे देश में साफ सुथरी राजनीति की बड़ी बात की जाती है, बड़े लंबे चौड़े दावे और वायदे किए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर मैं ADR रिपोर्ट आज आपके सामने रखना चाहता हूं। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में कोई नेता जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, ना ही किसी पार्टी के नेताओं पर लगे आपराधिक मुकदमों की किसी पार्टी को कोई चिंता है। ये क्यों कह रहा हूं, इसके लिए डेटा आपके सामने रखूंगा। देश के सबसे अमीर इस राज्य में चुनाव पर भी जमकर पैसा बहाया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में
चुनाव लड़ने वाले अनेक उम्मीदवारों पर आपराधिक और गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई उम्मीदवार अकूत संपत्ति के मालिक हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने राज्य के 288 में से 272 विधायकों के वित्तीय, आपराधिक और अन्य मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा 60% यानी 164 विधायकों ने खुद ही अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कम से कम 39% यानी 106 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं, जिनमें से 10 पर हत्या के प्रयास और 12 पर महिलाओं से जुड़े मामले दर्ज हैं। विधायकों के पार्टीवार विश्लेषण से पता चलता है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 103 में से कम 62 विधायक, एनसीपी अजीत पवार गुट के 40 में से 25 विधायक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में से 38 में से 22 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा स्वयं की। दूसरी तरफ विपक्ष में शामिल कांग्रेस के 37 में से 20 विधायक, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 16 में से 9 विधायक, एनसीपी शरद पवार के 12 में से 6 विधायकों के अलावा 12 निर्दलीय विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। लेकिन क्या यह महाराष्ट्र की बात है? जी नहीं। दूसरे राज्य झारखंड की अगर बात की जाए तो यहां भी चुनाव में बाहुबलियों का सहारा लिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उम्मीदवारों पर आपराधिक मामलों और संपत्ति के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि चुनावी राजनीति में गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 528 में से 522 उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि 148 दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल सही उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं? क्या यह चुनाव जनता के हित में होगा? चलिए अब आपको बताते हैं एडीआर की रिपोर्ट में झारखंड के नेताओं को लेकर क्या कुंडली बताई गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में दागी उम्मीदवार कितने हैं? चुनाव में 528 में से 148 दागी उम्मीदवार हैं। इनमें से 122 के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 32 उम्मीदवार बीजेपी ने दिए। बीजेपी के 14 यानी कि 44% उम्मीदवार दागदार हैं। बीएसपी के 24 में से 8%, माफ कीजिएगा 24 में से 8 यानी कि 33%, जेएमएम के 20 में से 5 यानी कि 25%, कांग्रेस के 12 में से 5 यानी कि 42%, आजसू पार्टी के 6 में से 4 यानी कि 67% और आरजेडी के दोनों उम्मीदवार यानी कि 100% के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। बीजेपी के 32 में से 12 यानी कि 38% प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। बीएसपी के 24 में से 5 यानी कि 21% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले। यानी कि ये आंकड़े बताते हैं कि साफ सुथरी राजनीति के दावे कहीं से पुख्ता नजर नहीं आते। इस वक्त हमारे साथ आशीष सिन्हा हमारे साथ लीगल एडिटर और अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष आपका रुख करेंगे। मेरा इकलौता सवाल आपसे यह है, साफ सुथरी राजनीति के दावे एडीआर की रिपोर्ट के सामने हर बार धुआं क्यों हो जाते हैं? देखिए, दरअसल जो पार्टी होती है वो इस तरह के बाहुबलियों पर दांव इसलिए लगाती है क्योंकि उनकी जीतने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। दरअसल ऑफ द रिकॉर्ड जब इन पार्टी के बड़े लीडर से बात होती है तब ये कहा जाता है कि आप इस तरह की छवि के जो नेता हैं उनको क्यों चूज करते हैं, तो बताया यही जाता है कि इस तरह की छवि के नेता जो होते हैं कई बार तो उन पर गलत तरीके से केस दर्ज होते हैं, हालांकि किनारा उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन जो फैक्ट है, जो एडीआर के जो लोगों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हर साल जो दागी उम्मीदवार है उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और कई बार कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की बातें आई है कि साफ सुथरे जो छवि के जो लोग हैं उनको चुनना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसमें यह कहा गया है कि जो दागी उम्मीदवार होंगे उनको बताना होगा कि उनके ऊपर कितने मुकदमे जो है वो चल रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो दागी उम्मीदवारों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चलते हैं। गंभीर आपराधिक मामलों को लेकर आयोग की तरफ से एक मापदंड तय किया गया है जिसमें यह कहा गया है जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो, गैर जमानती अपराध हो, चुनाव से संबंधित अपराध हो, सरकारी खजाने का नुकसान हो, इसके अलावा हत्या, अपहरण जैसे जो मामले हैं वो हो, महिलाओं और बच्चों के ऊपर अपराध हो, तो ये जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिशत देखें, चाहे आप बीजेपी का ही देख ले, 32 उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो उसमें से 14 यानी 44% जो उम्मीदवार, अगर हम बात करें उम्मीदवार जो है दूसरे चरण में झारखंड में, वो उनके ऊपर
आरोप है। इसके अलावा अगर बाकी दूसरों पार्टी की देखें, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की देखें, कांग्रेस की देखें, आसू की देखें, तो लगभग हर पार्टी में जो एक दागी उम्मीदवार है उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। वजह मुझे जो समझ में आती है, जो मैंने बात की है, वो यही है कि चुनाव जीतना है। सियासी मजबूरी की बात आप कर रहे हैं। मैं अभिषेक के बाद जल्दी जरूर करता हूं। अभिषेक, महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही पैटर्न है। महाराष्ट्र की तस्वीर बहुत अलग नहीं है, और जितने भी राज्यों के इलेक्शन होते हैं वहां पर एडीआर की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो यही तस्वीर सामने आती है। तो सवाल यही है, मजबूरी में मंजूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। और देखिए महाराष्ट्र में बिल्कुल यही परिस्थिति है जो झारखंड में आशीष ने बताया। बिल्कुल महाराष्ट्र में भी आप देखिए, अगर हम बीजेपी की बात कर ले, करीब 68% जो उनके हैं उनका रिकॉर्ड सही नहीं है, यानी 68% जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं, हत्या से लेकर बलात्कार से लेकर महिलाओं को छेड़छाड़ से लेकर तमाम मामले दर्ज हैं। वहीं अगर हम शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी बात करें, उनके 61% का आंकड़ा है जो उनके उम्मीदवार हैं। वहीं अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करें उसमें 68% है, यानी 66% है। तो आप समझिए कि किस तरीके से, वहीं अगर शरद पवार अजीत पवार गुट की बात करें सभी में 54 60% इस तरीके से आंकड़े हैं जिनके पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामले जैसे कि जघन्य अपराध के मामले होते हैं, बिल्कुल वही अपराध के मामले यहाँ पर भी हैं। और यह समझिए कि आपको महाराष्ट्र में टोटल 4136 के आसपास मुझे लगता है कि इसमें मुझे लगता है इसमें आम लोगों के जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आम लोग अगर जागरूक होंगे, वोटर जागरूक होगा, तो ऐसे मामलों को कंट्रोल किया जा सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों के बढ़ते आतंक के बीच बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के 27 विधायकों ने प्रस्ताव पास किया है। इसमें उन्होंने मांग की है कि जिरीबाम जिले में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए। सोमवार रात को हुई बैठक में विधायकों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत के बाद 7 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रस्ताव में कुकी उग्रवादियों को 7 दिनों के भीतर गैर कानूनी संगठन घोषित करने और मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंपने की भी मांग की गई है। जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं उसे लेकर विधायकों में भी चिंता नजर आ रही है। यही कारण है कि विधायकों ने केंद्र से 14 नवंबर को जारी निर्देश के अनुसार इस इलाके में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एफस्पा को लागू करने की समीक्षा करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन प्रस्तावों पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो एनडीए के विधायक आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मणिपुर की जनता से सलाह लेंगे। विधायकों ने मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों पर हमलों की भी निंदा की और उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्षों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। राज्य सरकार की ओर से उठते सवालों के बीच सरकार की तरफ से इस मामले में लगातार कार्रवाई करने का हवाला दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान में आश्वासन दिया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर आश्वस्त नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज मणिपुर की मौजूदा स्थिति की आलोचना की और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को कथित तौर पर समर्थन की कमी और इशारा किया कि राज्य के संकट से निपटने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाकाम रहे हैं। उनकी भूमिका पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने बताया कि इम्फाल में एनडीए के विधायकों के लिए मुख्यमंत्री सिंह की बुलाई गई हालिया बैठक में राज्य में कुल 60 विधायक होने के बावजूद केवल 26 सदस्य ही शामिल हुए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार मणिपुर के हालात पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मणिपुर के मौजूदा हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि मणिपुर के हालात जल्द नियंत्रण में आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जो वहां पर स्थिति बन रही है, खासकर उग्रवादियों की तरफ से जो बयान बनाई जा रही है, जो क्रिएट की जा रही है, उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतने, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर के और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।